नकली राजा से मिला असली सबक। एक बार की बात है, एक शांतिपुर नाम का राज्य था जहां का राजा बहुत क्रूर और दयाहीन था। उसका नाम बलराम था। बलराम की एक रानी भी थी और एक प्रताप नाम का राजकुमार भी था। वो अपने परिवार के साथ भी प्यार से बात नहीं करता था। वो कभी भी अपनी पत्नी का पति, बेटे का पिता या जनता का सेवक नहीं बना। वो सिर्फ और सिर्फ एक राजा बनकर रहा, जो कि राजा कम तानाशाहजादा था। सब लोग आ गए। ये महामंत्री कहाँ हैं? आज इतने जरूरी मुद्दे पर चर्चा होनी है और ये गायब हैं। महाराज, वो अभी नहीं आए हैं। तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उसे बुला कर लाओ। महाराज की जय हो। कहां थे अब तक? तुम्हें पता है ना कि मुझे प्रतीक्षा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जी महाराज, मुझे पता है, पर मैंने तुमसे बैठने को कहा। उठ। माफी चाहूंगा महाराज। वो दरअसल मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए देर हो गई आज। तेरे लिए तेरी माँ जरूरी है या मैं? महाराज, आप मेरी भरे दरबार में बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, और इस राज्य में इज्जत सिर्फ राजा की, यानी मेरी है। समझा? अब जवाब दे। मेरे लिए मेरी माँ जरूरी है। सैनिकों, पकड़ लो इस नमक हराम को और इसको 100 कोड़े लगाओ। अब से ये यहाँ नहीं, अपनी माँ की रसोई में ही काम करेगा। सैनिक महामंत्री को 100 कोड़े मारते हैं और उसे वहां से निकाल दिया जाता है। तभी राजकुमार दौड़ता हुआ दरबार में आता है और शोर मचाने लगता है। प्रताप, जा रहे हो यहां से या बताऊं अभी तुम्हें? रहने दीजिए ना महाराज, बच्चा है। मैंने तेरी राय नहीं मांगी, चुपचाप बैठा रहे। राजकुमार वहां से डरकर भाग जाता है। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है सब लोगों ने। अब कोई सभा नहीं होगी। मैं अपना दिमाग ठीक करने अपने शिकार पर जा रहा हूं। अरे महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, बस तुम्हारी ही कमी थी। आओ आओ। इतनी भी बुद्धि नहीं है कि बाहर जाते इंसान को पीछे से नहीं टोकना चाहिए। अरे मैं तो बस शिकार पे जा रहा हूं, शाम तक आ जाऊंगा। अब कोई सवाल मत करना। महाराज, जंगल में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। मेरे खबरियों ने बताया है कि वहां खूंखार डाकू रहते हैं। अरे बुड्ढे, तुझसे जब सलाह मांगी जाए तो दिया कर, वरना चुप रहा कर। समझा? ये बोलकर राजा वहां से चल देता है और रानी उदास आंखों से खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है। उधर रास्ते में राजा को कुछ लोग दिखते हैं जो उसकी जय जयकार करते हैं, पर राजा उन्हें दुत्कारता हुआ वहां से जंगल की ओर चलता चला जाता है। आहा, बड़ी देर से उछल कूद कर रहा था, अब जाके रुका है। तू तो गया हिरण के बच्चे। बलराम तीर चलाता उससे पहले ही एक आवाज आती है। हिरण को छोड़ और अपनी फिक्र कर, अब तो तू गया। कौन है? भागने की कोशिश की तो सिर धड़ से अलग हो जाएगा। चुपचाप खड़ा हो जा। बलराम खड़ा हो जाता है। वो डाकू होते हैं जो कि बलराम को पकड़कर दूसरी जगह ले जाते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। सालों, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं। मुझे पकड़ने की गलती करोगे तो सब के सब मारे जाओगे। छोड़ो मुझे। हाँ, हम जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम घमंडी, क्रूर और निर्दयी राजा बलराम हो। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? चुप कर डाकू कहीं के। तू चुप कर, वरना तेरी जीभ काट दूंगा। जिंदगी भर कुछ बोल नहीं पाएगा। कर लो जो करना है। अगर शाम तक मैं वापस अपने महल में नहीं पहुंचा तो मेरी सेना मुझे ढूंढते हुए आएगी और तुम लोगों का क्या हाल करेगी वो मैं भी नहीं जानता। वो तो तब आएंगे ना जब उनका राजा नहीं पहुंचेगा, पर उनका राजा तो पहुंचेगा। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पहाड़ के नीचे ऊंट नहीं, तू आएगा। तुम कौन हो? मेरा नाम कृष्णा है और अब तक तो मैं एक डाकू था, पर आज से नहीं, अभी से शांतिपुर का राजा हूं। ये कहकर कृष्णा बलराम के सिर पर जोरदार प्रहार करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब तुम फटाफट इसके कपड़े पहनो और शांतिपुर पहुंचो। हाँ कृष्णा, हमने इस दिन का बहुत इंतजार किया है।
आखिर हमें मौका मिल गया है, तो अब और देर ना करो और फटाफट शांतिपुर के लिए रवाना हो जाओ। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। कृष्णा बलराम के कपड़े पहनता है और घोड़े पर सवार होकर शांतिपुर राज्य पहुंचता है। धन्यवाद। जी 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 महाराज। क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो? कुछ नहीं महाराज। कृष्णा महल के अंदर पहुंचता है और बलराम का बेटा उसके पास आता है, तो वो उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगता है। ये देखकर रानी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या बात है महाराज, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है महारानी। क्यों? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। रानी राजा के रवैये से पूरी तरह हैरान थी। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि राजा को अचानक हो क्या गया है, पर वो मन ही मन खुश थी कि राजा उससे और उसके बेटे से प्यार से बात कर रहा है। अगली सुबह दरबार लगता है तो कृष्णा कहता है, हाँ तो बताइए, आज किस मुद्दे पर बात होनी है? इन सारे मुद्दों का लेखा जोखा तो महामंत्री रखते थे, पर क्या? पर उन्हें तो कल आपने ही निकाल दिया था ना। ओ वो, लगता है नींद पूरी ना होने की वजह से मैं भूल गया हूँ। मैंने उन्हें क्यों निकाला था? वो दरबार में देर से आए थे क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब थी। ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जाओ, कोई महामंत्री को बुला कर लाओ। दरबार में बैठे सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। महामंत्री को बुलाकर लाया जाता है। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम वापस अपने पद पर आ जाओ और अपना काम करो। पर अगर तुम्हारी माँ की तबीयत अभी खराब है तो उनका ख्याल रखो। जब वो ठीक हो जाए तो आ जाना। महामंत्री के कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। राजा को भरे दरबार में माफी मांगते देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। आप महाराज हैं, आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए, और मेरा पद मुझे लौटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभा पूरी होती है तो कृष्णा कहता है, सारथी, हमारा रथ निकालो, हमें राज्य भ्रमण करना है। सारथी, रथ रोको। कृष्णा खुद नीचे उतरता है और उस आदमी के कंधे पकड़कर उसे उठाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे पति को माफ कर देना महाराज। ये बेचारा अंधा है, इसीलिए इसे दिखाई नहीं दिया महाराज। क्षमा करिए महाराज। अरे माई, तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? मैं देख सकता हूँ कि ये नेत्रहीन है। चलो, मैं इनको कुटिया तक छोड़ दूं। और ये लो, ये मोतियों का हार रखो, इससे तुम्हें मदद होगी। आसपास खड़े लोग अपने राजा का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। ये हमारे राजा को क्या हो गया है? जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हमारा राजा मदद करेगा किसी की। समय गुजरता जाता है। कृष्णा इसी तरह अच्छे काम करता रहता है। वो राज्य में क्षमाशीलता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। उसकी प्रजा अब उससे बहुत प्रसन्न है। राज्य में एक अलग तरह की खुशहाली आ जाती है। अब सब हंसते मुस्कुराते रहते हैं और अपना काम मन लगा कर करते हैं। अब उन्हें राजा से डर नहीं बल्कि प्यार था। फिर एक दिन ये नकली राजा है, तुम्हारा असली राजा मैं हूं। इसके साथियों ने मुझे जंगल में बंदी बना लिया था। ये कैसे हो सकता है? ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। इसमें से हमारा असली राजा कौन है? आप लोगों का असली राजा मैं ही हूं। चुप कर, मैं हूं असली राजा। हट मेरे सिंहासन पर से। कौन असली है और कौन नकली कुछ समझ नहीं आ रहा। महाराज की पीठ पर एक मस्सा है, वो देख लीजिए, पता चल जाएगा। एक सैनिक दोनों की पीठ देखता है तो दोनों की ही पीठ पर मस्सा होता है। ये तो दोनों की ही पीठ पर है, अब कैसे पता चलेगा? मैं बता सकता हूं कि कौन असली राजा है। जी, आप बुजुर्ग हैं, आप ही बताइए। साले बुढ़े, तू बताएगा? चुपचाप बैठ जा। यही हमारे असली महाराज हैं। ये जो शख्स हम लोगों से प्यार से बात कर रहा है ये बहरूपिया है, क्योंकि हमारे महाराज तो हमसे कभी भी तमीज से बात करते ही नहीं है। हमारे महाराज ने तो कभी इंसान को इंसान समझा ही नहीं। सैनिकों, पकड़ लो इसको और इसका सिर धड़ से अलग कर दो। सैनिक आगे बढ़ पाते उससे पहले ही अचानक दरबार में हड़कंप मच जाता है और सब प्रदर्शन करने लगते हैं। लोगों का कहना होता है कि ये नकली राजा असली राजा से बेहतर है।
क्योंकि इसने असली राजा का कर्तव्य निभाया और अपनी प्रजा को इंसान समझा। चुप हो जाओ तुम लोग, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, मैं राजा हूं। ये क्रूर इंसान तो हमारा राजा है, पर बेटा तुम कौन हो? मैं कौन हूं ये आप पूछ रहे हैं? आप मुझे कैसे भूल गए? मैं तो आपकी गोदी में खेला हूं। मैं आपके राजा का जुड़वा भाई हूं। कृष्णा, तुम जिंदा हो? हाँ चाचा, उस दिन मैं मरा नहीं था। उस समय मैं और बलराम 10 साल के थे। उस दिन हमारे पिताजी हमको जंगल में शिकार के लिए लेकर गए। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि मैं कुछ आधे घंटे बड़ा हूं, इसीलिए वो मुझे राजा बनाएंगे। ये बात बलराम को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने मौका पाकर मुझे एक खाई में धक्का दे दिया था और आप सबको लगा कि मैं मर गया। बलराम बड़ा होकर राजा बन गया, लेकिन मुझे कुछ डाकुओं ने बचा लिया था। उन्होंने लंबे समय तक मेरा इलाज किया। मैं वापस आना चाहता था, पर उन्होंने मुझे ये कहकर रोक दिया कि जो भाई मुझे 10 साल की उम्र में मार सकता है, वो आगे भी मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए पहले मुझे अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। उसके 12 साल बाद वो सही समय आ ही गया। इस राजगद्दी का असली हकदार हमेशा से मैं ही था। नकली राजा मैं नहीं, ये बलराम है। हाँ, मुझे याद है कि हम सब ने तुम्हारी लाश ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर वो मिली ही नहीं थी। और मिलती भी कैसे? तुम तो जिंदा हो। मैं आज बहुत खुश हूँ। सब लोग बहुत खुश होते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। तभी बलराम चिल्लाता है, हाँ ठीक है, ये सब कुछ सच है, पर राज्याभिषेक तो मेरा हुआ है ना। राजा तो मैं ही बना ना, तो असली राजा मैं ही हूं। छोड़ो मुझे। छोड़ दो बलराम को। बलराम नहीं, महाराज बोल, महाराज। सैनिकों, मार डालो इस नकली राजा को। मैंने कहा मार डालो इसे। बलराम के कई बार कहने पर भी कोई भी सैनिक कृष्णा को मारने के लिए आगे नहीं बढ़ता। तब वो खुद तलवार अपने हाथ में लेता है और कृष्णा की तरफ बढ़ता है। यह काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम बस कहने भर के राजा हो, मगर असल में तुम तानाशाह हो। हाँ, हम सबने इन्हें अपना राजा माना है क्योंकि इन्होंने हमें अपनी प्रजा समझा है, ना कि जमीन पर रेंगने वाला कोई कीड़ा। इन्हें मारने से पहले तुम्हें हम सबकी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। कृष्णा, तूने चंद दिनों में इन लोगों को ऐसा क्या दे दिया जो ये सब तेरी तरफ हो गए? प्यार और इज्जत। ये सुनकर बलराम के हाथ से तलवार छूट जाती है और वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है। पिताजी ने हमेशा कहा था कि इस राज्य को प्यार से चलाना, पर मुझे लगता था कि राज्य डर से चलते हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सचमुच राज्य प्यार से ही चलते हैं। कृष्णा, ये राज्य तुम्हारा ही है, इसे तुम ही चलाओ। मुझे माफ कर देना, मैं अब से जंगलों में रहूंगा। नहीं मेरे भाई, तुम्हें अगर तुम्हारी गलती का एहसास है तो तुम्हारे लिए इस राज्य में उतनी ही जगह है जितनी मेरे लिए है। तुम यहीं रहोगे। कृष्णा आकर बलराम के गले लग जाता है। उस दिन से शांतिपुर में असल में शांति आ जाती है और सब सुख से रहने लगते हैं।